कहानी की शुरुआत होती है एक स्टूडेंट से जिसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। बारिश में भीगते हुए वो घर लौट रहा है। वो सीढ़ियां चढ़ता है, अपनी छतरी बंद करता है और लिफ्ट में जाता है। 7वीं मंजिल पर पहुंचते ही जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसे एक संदिग्ध आदमी दिखता है जो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। लड़का सोचता है, ये कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। लेकिन फिर सोचता है, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। वो घर के दरवाजे पर जाता है, पासवर्ड डालकर अंदर घुसता है और चिल्लाता है, पापा मैं आ गया। लेकिन तभी उसका बैग गिर जाता है। उसका दिल जैसे रुक सा जाता है। सामने छत से लटकती हुई रस्सी दिखती है। उसके पापा ने खुद को फांसी लगा ली होती है। कट्टू। कुछ समय बाद हम एक ग्रुप को खाना खाते हुए देखते हैं। हेसू नाम का एक आदमी आंखें खोलता है, शायद झपकी ले रहा था। तभी एक आदमी पूछता है, क्या बात है, आज का माहौल इतना बुझा बुझा क्यों है? भाई आज प्रमोशन हुआ है, पार्टी मेरी तरफ से है। सबका मूड अच्छा हो जाता है। डोंग नामिल जैसा ही था, भरोसा था कि आज यही पार्टी देगा। उसी टेबल पर हेसू के सामने एक और आदमी आकर बैठता है। ओ तू भी आया, लगा नहीं था कि आएगा। ये है चोंगू, हेसू का स्कूल टाइम का बेस्ट फ्रेंड। दोनों साथ बॉक्सिंग करते थे। लोग उन्हें जुड़वां भी कहते थे। लेकिन स्कूल के बाद दोनों का कांटेक्ट टूट गया था। हेसू ने सुना कि चोंगू अब बॉक्सर नहीं रहा, बल्कि गैंगस्टर बन गया है। इसी बात की पुष्टि करने के लिए वो रियूनियन में आया है। हेसू कहता है, मैं गैंगस्टरों के साथ पार्टी नहीं करता। चोंगू हंसता है, गैंगस्टर और पुलिस वाले की दोस्ती अच्छी नहीं लगती क्या? फिर वो हेसू को पैसे उधार देने के लिए कार्ड बढ़ाता है। ब्याज नहीं लूंगा, दोस्त हूं। लेकिन हेसू उसका कार्ड झटक देता है। तेरे जैसे गैंगस्टर के पैसे नहीं चाहिए, भले ही भूखा मर जाऊं। चोंगू उठकर चला जाता है। उसके बाद नाम मिलाकर बैठता है। अबे बहुत टाइम हो गया, अब भी चायन के घर में रह रहा है क्या? हेसू जवाब देता है, तुझे क्या लेना देना? नामिल कहता है, क्या तू अपनी गर्लफ्रेंड के इतने छोटे से घर में हमेशा रहेगा? तू तो एकदम गरीब हो गया है। फिर वो ये भी जोड़ता है, वैसे सुना है तेरा निकनेम है पुलिस ब्रुटैलिटी में पीएचडी, और ये भी कि तू अपनी सैलरी भी नहीं निकाल पा रहा, ऊपर से ब्याज की मार अलग। मैं तेरी हेल्प कर सकता हूं। हेसू गुस्से में गिलास तोड़ देता है और नामिल का कॉलर पकड़ लेता है। सुन, पापों से भरा आदमी एक दिन पुलिस के हाथ जरूर चढ़ता है। नामिल डर जाता है। उसे एहसास होता है कि हेसू सब जानता है कि कैसे एक पुलिस कैंडिडेट ने एक अफसर के साथ यौन उत्पीड़न किया था और सिर्फ पीड़िता को सजा मिली थी। हेसू बाहर आकर बैठता है, सिगरेट पीते हुए सोचता है, 12 साल हो गए पापा की मौत को। जिसने हत्या को सुसाइड बता दिया था, उसी दिन से पुलिस बना था। लेकिन आज खुद कर्ज में डूबा एक मामूली डिटेक्टिव बनकर रह गया हूं। तभी एक आदमी आता है। खबर आपने बुक की थी? हेसू कहता है, हाँ, जल्दी आ गया तू। ड्राइवर उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो देखता है और बेहूदगी से बातें करने लगता है। बहुत सुंदर है, कमर भी पतली है, बिस्तर में भी मस्त होगी। हेसू चिल्लाता है, कार रोक। ड्राइवर कहता है, भाई मार क्यों रहे हो? बोलकर भी तो कह सकते थे। हेसू उतरता है और ड्राइवर से माफी मांगने को कहता है। लेकिन तभी ड्राइवर चाकू निकाल लेता है। वैसे भी मरने वाला हूं। हेसू उसे एक जबरदस्त मुक्का मारता है। उसका चेहरा टेढ़ा हो जाता है, खून उछलता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे गिरता है, सिर फर्श से टकरा जाता है, खून बहने लगता है। हेसू कांपता है, ये क्या कर दिया मैंने? क्या मैं कातिल बन गया? तभी उसके मोबाइल पर असली उबर ड्राइवर का कॉल आता है। सर, मैं नीचे खड़ा हूं, आप दिख नहीं रहे। हेसू शौक में सोचता है, तो ये कौन था? ड्राइवर की आड़ में लुटेरा। चारों तरफ कोई सीसीटीवी नहीं, बारिश भी इतनी कि खून के दाग मिट जाएंगे। वो सोचता है, लाश छिपाऊं, समंदर में फेंक दूं या रिपोर्ट करूं? लेकिन फिर याद आता है, अगर उसने जॉब खो दी तो पापा के कातिल को कभी नहीं पकड़ पाएगा। भारी मन से वो पुलिस को कॉल करता है, एक आदमी घायल पड़ा है, जल्दी आइए। कट्टू।
अस्पताल में डॉक्टर कहता है जान तो बच गई, लेकिन ब्रेन डैमेज है। फिर कोर्ट में सुनाया जाता है 3 साल की सजा, मौत का कारण बना हमला। हेसू की पुलिस की नौकरी चली जाती है। जेल में जब वो जाता है, बाकी कैदी उसे पहचान लेते हैं। अबे यही वो डिटेक्टिव है जिसने मेरा हाथ तोड़ दिया था। कोई कहता है मेरा नाक तोड़ा, आज तक कुछ सूंघ नहीं सकता। हेसू चुपचाप घूरता है। सब डर जाते हैं। एक गंजा आदमी लकड़ी की छड़ी लेकर आता है। हीरो बनने आया है क्या? मारेंगे तो दिख जाएगा। हेसू के सिर पर वार होता है, खून बहता है। बाकी सब मिलकर हमला करते हैं। हेसू सोचता है बस अब बचना मुश्किल है। जब ये सब शुरू हुआ तो उन्होंने उसकी टांगें मारकर गिरा दिया और इतनी बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया कि उसे लगा शायद उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। बाल्दी ने अपने हथियार के बचे हुए टुकड़े उठाए और उस पर वार किया, लेकिन हेसू ने हाथ उठाया जिससे वो टुकड़े चकनाचूर हो गए और हथियार का एक टुकड़ा उसके हाथ में घुस गया। खून बहने लगा। हेसू बोला अब तो सच्चाई ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होता है, क्योंकि मेरी जिंदगी तो वैसे भी। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और आदमी लकड़ी के टुकड़े से उसके सिर पर मारता है और चिल्लाता है कहां दिख रहा है बे? हेसू की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बड़बड़ाता है अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी उसे अपने शरीर पर बारिश की बूंदें महसूस होती हैं और वो हैरान हो जाता है। वो नीचे देखता है, चौफर वही है, वही चाकू। वो चौंक कर बोलता है ये तो वही दिन है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। जब चौफर उस पर वार करता है तो हेसू बचता है और एक जोरदार अपरकट मारता है, बोलते हुए यही वही दिन है जब मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। ऐसा लगता है कि फिर से वही होने वाला है, लेकिन हेसू खुद को रोकता है। इस बार वो मुट्ठी नहीं बनाता, बल्कि एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे चौफर जमीन पर गिर जाता है। हेसू तुरंत उस पर टूट पड़ता है, उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है जिससे वो चीख पड़ता है। हेसू कहता है इसने पहले चाकू निकाला था, मतलब अब मैं ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर सकता हूं, समझा? चौफर पूछता है क्या बोल रहा है तू? हेसू बोलता है मतलब तेरा हाथ ऐसे तोड़ सकता हूं जैसे नमकीन स्टिक। और सच में वो उसका हाथ तोड़ देता है। इसके बाद वो अपनी पुलिस स्टेशन कॉल करता है और बोलता है कि एक खास केस है। चौफर समझ नहीं पाता कि उसने गलती किससे कर दी। हेसू उसे हथकड़ी पहनाता है और चौफर मिन्नतें करता है कि कम से कम हथकड़ी हटा दो। हेसू सोच में डूबा हुआ है। वो सोच रहा है क्या ये सपना है, लेकिन सब कुछ बहुत साफ है, ये सपना नहीं हो सकता। तभी असली चौफर उसे कॉल करता है कि वो देर से आया है लेकिन दिख नहीं रहा। हेसू फोन काट देता है और तभी एक ट्रक उसके सामने से निकलता है। हेसू वहीं बैठा सोच रहा है शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई है। वो चायन को कॉल करता है और कहता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। चायन चौंक जाती है, पूछती है अभी क्यों? हेसू कहता है तुम्हारे ओप्पा ने बताया था, अच्छा वक्त था, लेकिन अब बस, मैं कल शिफ्ट हो जाऊंगा। इसके बाद पुलिस की गाड़ी आती है। केस की छानबीन होती है और उसे बेकसूर माना जाता है, सेल्फ डिफेंस था। फिर पुलिस वालों को चौफर के घर से बहुत सारा सबूत मिलता है। उसने कई लोगों को मारा था। एक डायरी भी मिलती है जिसका नाम हंटिंग था, जिसमें उसके मर्डर प्लान्स थे। असल में चौफर का प्लान था कि हेसू को मारकर उसके घर जाए और चायन को भी मार दे, लेकिन हेसू ने उसका सारा गेम पलट दिया और वो बिना चाकू चलाए पकड़ा गया। बाद में हेसू को पिछले एक्सेसिव फोर्स केस में माफी भी मिल जाती है और एक इनाम भी मिलता है जो प्रमोशन जैसा होता है। ऑफिस में सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि प्रमोशन तो मिला नहीं, लेकिन कोई भी हेसू जैसा अपराधियों को नहीं गिराता। एक साथी कहता है यही दिक्कत है, वो बस गिराता नहीं, पूरी तरह ठोक देता है। सब हंसते हैं। हेसू सोचता है कि ये सब असली है या नहीं। शनिवार को वो लॉटरी टिकट देखता है और भगवान से दुआ करता है कि फिर से समय में लौट सके। लेकिन अगली सुबह उसे बुलावा आता है। उसका तबादला कंगिन पुलिस स्टेशन में कर दिया गया है। वो सोचता है ये सजा है,
प्रैक्टिकली डिमोशन। उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। कुछ दिन बाद वो नए पुलिस स्टेशन पहुंचता है, गंगिन सिटी, यानी कोरियन गौतम। सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा घायल अफसर, सबसे ज्यादा केस, सब बिखरा हुआ है। लोग उल्टियां कर रहे हैं, पुलिस वाले चिल्ला रहे हैं। एक लड़की उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो बताता है, ऑफिसर शिन, आज से यही काम करूंगा। तभी कोई उसके जूते पर उल्टी कर देता है। फिर एक केस आता है। सड़क पर एक आदमी हंगामा कर रहा है। वो लड़की, जिसका नाम सुयोंग है, गाड़ी लेकर निकलती है और ड्राइविंग ऐसी कि हेसु डर के मारे सीट पकड़ लेता है। जब वे जगह पहुंचते हैं तो वहां गुंडे एक वेटर को तंग कर रहे होते हैं। सुयोंग उन्हें रोकने जाती है, लेकिन हेसु उसे रोकता है और पहले एम्बुलेंस बुलवाता है। जब गुंडा हेसु पर बोतल लेकर हमला करता है तो हेसु उसका हाथ पकड़कर उसका मुंह टेबल पर दे मारता है। दूसरा आता है, उसे भी वैसे ही निपटाता है। फिर दोनों को अरेस्ट कर लेता है। सुयोंग चौंक जाती है और बोलती है कि सब उम्मीद से आसान हो गया। फिर एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट आती है और उन्हें एक और केस के लिए जाना पड़ता है। फिर एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट आती है और उन्हें एक और केस के लिए जाना पड़ता है। वो ऊपर सीसीटीवी कैमरे की ओर देखकर कहती है कि पहले उसे चेक करना चाहिए। फिर वो लोग दुकान के अंदर जाते हैं। दुकानदार उन्हें फुटेज दिखाता है जिसमें उसकी दोस्त दिखाई देती है और उसकी दोस्त एकदम सही टाइम पर दिखाती है जब उसे कोई खींच कर ले जा रहा होता है। सांग कहता है कि शायद वो उसका बॉयफ्रेंड या कोई जान पहचान वाला हो सकता है, लेकिन वो औरत कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ये सब बहुत अजीब है। अब हैसू और सांग को समझ आता है कि असली में क्या हो रहा है। सांग तुरंत रेडियो पर रिपोर्ट करता है कि योंगसू में जो मिसिंग पर्सन केस है उसे अब किडनैपिंग केस में बदल देना चाहिए। संदिग्ध एक काली हुडी और जीन्स पहने हुए है। एक और यूनिट 2011 रेडियो पर बताती है कि संदिग्ध शायद अभी भी आसपास ही है और उन्हें सारे मोटेल, कराओके रूम्स, यहां तक कि कॉइन कराओके रूम्स भी चेक करने होंगे। वो लोग सांगोन की तरफ बढ़ रहे हैं और यूनिट 4 को फॉलो करने को कहते हैं। यूनिट 2011 असल में पुलिस स्टेशन की वायलेंट क्राइम्स टीम है। रेप जैसे केस कोड जीरोस में आते हैं, इसलिए इन केसों को ये टीम भी हैंडल करती है। टीम का एक मेंबर अपना आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है कि अब से वे इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे और हैसू और सांग को कराओ के रूम्स की तलाशी लेनी चाहिए, मोटेल्स को छोड़कर। जब हैसू और सांग वापस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, सांग पूछती है कि मोटेल्स छोड़ने के लिए क्यों कहा। हैसू कहता है कि शायद कोई और यूनिट पहले से उन्हें चेक कर रही है। ऐसे मिसिंग केस में पहले उन जगहों को चेक किया जाता है जो सबसे ज्यादा संभावित होती है, फाइनेंस और मैन पावर दोनों के लिहाज से। वो एक कराओ के बार पहुंचते हैं जो पूरी तरह से बंद और अंधेरा लग रहा होता है। सांग कहती है पता नहीं खुला भी है या नहीं, लेकिन हैसू कहता है कि चलकर देखते हैं। अंदर घुसते ही हैसू कहता है कि ऐसे केस में टाइम बहुत अहम होता है। ग्राहक चौंक जाते हैं और सांग माफी मांगती है। हैसू अगले कमरे की ओर बढ़ता है और कहता है कि संदिग्ध जरूर यही कहीं आसपास होगा। तभी एक दरवाजा खुलता है और एक आदमी झांक कर बाहर देखता है जो काली हुडी और जीन्स पहने होता है। वो आदमी जैसे ही हैसू के पास से गुजरता है, हैसू नोटिस करता है और आवाज लगाता है। तभी वो आदमी भागने लगता है। हैसू सांग से कहता है रेडियो पर रिपोर्ट करो। सांग रेडियो में कहती है कि संदिग्ध शुड आइसिंग और नॉट कराओके में है और भागने की कोशिश कर रहा है। हैसू एक खुले दरवाजे से गुजरते हुए रुक जाता है। वहां फर्श पर खून फैला हुआ होता है। वो सांग से कहता है कि फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। हैसू तुरंत पीड़िता के घाव पर दबाव डालने लगता है। सांग अपने आप को उल्टी करने से मुश्किल से रोक पाती है क्योंकि उसे गले के घाव दिख जाते हैं। फिर वो अपना बैटन निकालती है और संदिग्ध के पीछे जाने लगती है, लेकिन हैसू चिल्लाकर रोकता है कि पुलिस ऊपर ही है, संदिग्ध पकड़ा जाएगा। वो बस रेडियो पर उसकी दिशा बता दे। सांग कहती है कि संदिग्ध शायद कराओ के रूम से साउथ की ओर भागा है। हैसू बताता है
कि एक हथियारबंद अपराधी का अकेले पीछा करना कोई आसान काम नहीं है। एक अनुभवी डिटेक्टिव भी ऐसा करने से हिचकेगा, क्योंकि ऐसा करने वाला खुद अगला शिकार बन सकता है। हैसू गुस्से में होता है और कहता है, काश हम 1 मिनट पहले आ गए होते, या सिर्फ 30 सेकंड पहले। उसे अफसोस होता है कि अगर उसने शुरुआत से बाहर की तरफ से जांच शुरू की होती, या रास्ते में शराबियों से उलझा ना होता, या कराओं के मालिक से उलझने में वक्त न गवाया होता, तो शायद ये सब टाला जा सकता। जैसे ही वो उस औरत की लाश को देखता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, और जब वो होश में आता है तो खुद को फिर से कार में बैठा पाता है। सब कुछ फिर से शुरू होने से पहले उसे एहसास होता है कि अगर वो अभी उस जगह पहुंच जाए तो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। वो सांगजोंग से कहता है कि उसे इधर जाना चाहिए। वो पूछती है क्यों, तो वो कहता है कि अगर संदिग्ध के पास गाड़ी नहीं है तो वो कहीं नजदीक और छुपी जगह गया होगा, जैसे कि इस गली के अंदर का कराओ के रूम। सांग कहती है समझ आया, और पूछती है ये क्या क्रिमिनल साइकोलॉजी वगैरह है। हैसू कहता है हाँ। हैसू पूछता है कि क्या उसके पास कोई असली गोली है। सांग कहती है नहीं, सिर्फ टेसर है। वो कहता है निकाल लो। फिर हैसू अपने हाथ की आस्तीनें चढ़ाते हुए कराओं के मालिक से कहता है कि वो एक किडनैपर की तलाश कर रहे हैं और उनकी मदद चाहिए। दरवाजा बंद कर दो और बाहर ही रुकना। फिर वो सांग से कहता है कि पीछे के दरवाजे पर रहो और टेसर तैयार रखो। सांग हाँ कहती है। जैसे ही हैसू दरवाजे का हैंडल पकड़ने जाता है, उसे अंदर से एक मर्द की आवाज सुनाई देती है, हिलना मत। हैसू तुरंत दरवाजा खोलता है और संदिग्ध चौंक जाता है। वो पुलिस वाले को देखता है और चाकू निकालकर दौड़ता है, लेकिन हैसू भी दौड़ पड़ता है और हवा में छलांग लगाकर उसके मुंह पर जोरदार किक मारता है। वो आदमी उड़कर गिरता है और हैसू उसका हथियार छीनकर उसका हाथ तोड़ देता है। हैसू कहता है तुम्हें किडनैपिंग, मारपीट और रेप की कोशिश में गिरफ्तार किया जाता है। अगर तुम चुप रहने का अधिकार इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें खुद बोलने पर मजबूर कर दूंगा। सांग अंदर आती है और हैसू कहता है रेडियो पर सबको बताओ और एम्बुलेंस बुलाओ। सांग यूनिट 4 की तरफ से रिपोर्ट करती है कि संदिग्ध पकड़ लिया गया है। जब यूनिट वाले संदिग्ध को कार में डाल रहे होते हैं तो एक पूछता है ये अजीब तरीके से चल क्यों रहा है। दूसरा कहता है इसका हाथ टूटा हुआ लग रहा है। यूनिट 2011 का एक अफसर कहता है ये साला तो पिटाई डिजर्व करता था। 2 दिन पहले ही जेल से छूटा है। केस था रेप और मर्डर का। 10 साल की सजा भी कम पड़ी लगती है। अब ताउम्र सड़ना चाहिए इसको जेल में। सभी हैसू की तारीफ करते हैं, इसने जान बचाई है। टीम लीडर हाथ बढ़ाकर कहता है बहुत बढ़िया काम किया। हैसू हाथ मिलाता है। जब दोनों वापस पेट्रोल कार में बैठते हैं, सांग पूछती है तुमने ये सब एकदम सही कैसे समझ लिया। हैसू एक पल सोचकर कहता है मुझे खुद नहीं पता क्या कहूं। अगर मैं कहूं कि मुझे भविष्य दिखा तो वो मुझे पागल समझेगी। तो वो बस कहता है शायद किस्मत थी। रात को जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो आईने के सामने चेहरा धोते हुए सोचता है ये सब अब भी साफ याद है, गले पर दबाव डालने की फीलिंग तक। ये सपना नहीं है, वो सोचता है। ये 1 बार नहीं 2 बार हो चुका है। कैसे संभव है। उसने तो बस ये सोचा था काश मैं थोड़ा पहले पहुंचा होता। अब वो सोचता है क्या ये डेस्परेशन की वजह से हुआ या जगह की वजह से। वो खुद से पूछता है क्या कोई ट्रिगर है, कोई नियम जिसे समझना होगा। अगले दिन जब पुलिस स्टेशन का दरवाजा खुलता है, वो औरत जो बच गई थी स्वस्थ होकर अंदर आती है। एक अफसर पूछता है हाँ मैडम, कैसे मदद कर सकता हूं। वो पूछती है क्या ऑफिसर शिन यही है। हैसू पास आता है और अपना परिचय देता है। वो औरत झुककर उसे धन्यवाद कहती है। हैसू कहता है मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। वो थोड़ी झिझकते हुए कहती है मैं कुछ देना चाहती थी, लेकिन इतने सारे पुलिस वालों के सामने नहीं दे पाई। महंगी चीजें कोर्ट के केस में अटक जाती है। हैसू कहता है
आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो कहती है, प्लीज रख लीजिए और कल के लिए फिर से धन्यवाद। इतना मत पिया कर कि सीधा बैलेंस ही बिगड़ जाए, उसने कहा। वो बोली, मैं वैसे तो इतना पीती नहीं, लेकिन एग्जाम बहुत खराब गया, स्ट्रेस में आकर पी ली। उसने बस इतना कहा, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। वो अभी भी सब कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। उसने पूछा, क्या मतलब? वो बोली, मुझे लगा मैं मर गई थी। किसी ने मेरे गले में चाकू मार दिया था, लेकिन जब उठी तो कोई निशान नहीं था। सब लोग कह रहे थे कुछ हुआ ही नहीं, पर सब कुछ इतना असली लग रहा था। वो याद करते हुए बोली, क्या उस वक्त की यादें पीड़ितों के साथ रह जाती हैं? फिर शर्मिंदा सी होकर बोली, अगर मैंने कुछ अजीब बोल दिया हो तो सॉरी और थैंक्स मुझे बचाने के लिए। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, यही तो मेरा काम है। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुपचाप बैठे रहे। फिर वो बोला, मैं ड्यूटी पर हूं, यही छोड़ते हैं अभी के लिए। वो झुककर नमस्ते करता है। वो उसे चीयर करती है और वो भी बदले में उसे चीयर करता है। वो सिर हिला देती है और तभी अचानक उसे पीटीएसडी जैसा अटैक आता है, उस घिनौने इंसान की याद से जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन वो खुद को संभालती है और आगे बढ़ जाती है। हैसू सोचता है, जो कुछ पहले हुआ उसकी यादें अब भी दिमाग में घूम रही है। एक दिन में भूल पाना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद पेट्रोलिंग यूनिट 101 से रिपोर्ट आती है कि स्टूडेंट इशू है, मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बाकी बवाल। संग बोलती है, चलो जल्दी देखते हैं क्या चल रहा है। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स बैठकर शराब पी रहे हैं और किसी को बुराबला कह रहे हैं। एक लड़की कहानी सुना रही होती है, बाकी सब सुन रहे होते हैं। संग कहती है, लगता है कोई पार्टी हो रही है। एक स्टूडेंट उन्हें नोटिस करता है। हैसू पूछता है, शराब और सिगरेट कहां से लाए? एक लड़की छेड़ने के अंदाज में पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? दूसरी तुरंत बोल पड़ती है, इसने ही दिलाया सब कुछ, इसका घरवाला दुकान चलाता है। वो लड़की भड़क कर बोलती है, चुप कर, कुत्ती कहीं की। और फिर तुरंत मुस्कुराकर हैसू से कहती है, हमने गलत किया है, हम सब साफ कर देंगे और निकल जाएंगे, बस एक बार छोड़ दो। सभी बोलते हैं, स्टडी का प्रेशर था इसलिए किया। संग कहती है, कोई बड़ी बात नहीं लग रही, साफ सफाई करवा के भेज देते हैं। हैसू सिर हिलाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की की टांगों पर जाती है। वो नीचे झुकता है और लड़की भड़क जाती है, कहा, देख रहे हो क्या मेरी टांगों में कुछ है? वो कहता है, जरा हटो। लड़की चिल्लाती है, तुम क्या चाह रहे हो, कि मैं पैर फैला दूं? परवर्ट कही के। हैसू उसे जबरदस्ती हटा देता है। बाकी सब चिल्लाने लगते हैं, क्या रिकॉर्ड कर रहा है तू? और तभी नीचे एक लड़की दिखती है, बुरी तरह पीटी हुई, कट लगा है चेहरे पर, टांगों पर नील पड़े हैं। हैसू उसे बाहर निकलने को कहता है। वो लड़की रेंगती हुई निकलती है। बाकी सब हंसते हुए कहते हैं, इस पे तो ये सब सूट करता है ना? हैसू पूछता है, क्या तुम लोगों ने मारा इसे? वो लड़की कुछ बोल ही नहीं पाती। वो ब्राउन हेयर वाली लड़की बोलती है, इसने सिक्के गिरा दिए थे इसलिए हुआ। संग कहती है, ये केस दूसरी टीम को भेजेंगे, चाहे जुवेनाइल हो, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। हैसू मान जाता है, लेकिन तभी वो पीटी हुई लड़की चिल्ला देती है, मैं सीढ़ियों से गिरी थी, मेरी गलती थी, छोड़ दो सबको। बाकी सब ताली बजाते हैं, कमाल की है तू यूरी, तेरा झूठ भी रियल लगता है। हैसू बस गहरी सांस लेता है। जब तक विक्टिम खुद न बोले, हम कुछ नहीं कर सकते। बाद में जब वे यूरी को घर छोड़ने जाते हैं, हैसू बोलता है, तुम्हारा घर तो प्लेग्राउंड के पास है, यकीन नहीं होता इतना सब कुछ यही हुआ। वो उसे दरवाजे तक छोड़ता है, कार्ड देता है और कहता है, अगर कभी हिम्मत जुटा सको तो फोन करना, बिना हिम्मत के कुछ नहीं बदल सकता। यूरी बहुत उलझी हुई लगती है, फिर दरवाजा बंद कर देती है। कुछ दिन बाद एक रेस्टोरेंट में एक आदमी चिल्ला रहा है, कैशियर कुछ निकाल के दो। कैशियर कहता है, भाई साहब,
ये स्नैक शॉप है, हम वो चीज नहीं बेचते। वो आदमी पैसे निकालकर चिल्लाता है, कस्टमर भगवान होता है। हैसू उसे कहता है, भाई बाहर आकर बात करो। और अपने साथी से कहता है, बिल ले लो। वो आदमी पूछता है, तू है कौन? हैसू उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। तभी आदमी कहता है, मैं चीफ का तीसरा कजिन हूं। और वही उल्टी कर देता है। हैसू कॉल रिसीव करता है, कोई बोलता ही नहीं। हैसू वापस कॉल करता है, लेकिन कॉल वॉइसमेल पे चली जाती है। संग पूछती है, सब ठीक है? हैसू कहता है, हाँ चलो निकलते हैं। जैसे ही निकलते हैं, रेडियो पर आता है, योंगसू अपार्टमेंट में सुसाइड रिपोर्ट हुई है। हैसू और संग एक दूसरे को देखते हैं। वही तो वो अभी गए थे। वो दौड़ते हैं वहां। भीड़ लगी होती है, कोई सुन नहीं रहा होता। हैसू रास्ता बनाते हुए अंदर पहुंचता है और जमीन पर एक टूटी हुई खून लगी हेयर क्लिप देखता है, यूरी की। वो अपना फोन गिरा देता है। टाइम होता है 21:37। रिपोर्ट आई थी 21:03 और कॉल आई थी 38 पर। हैसू अपना मुट्ठी भींचता है और कहता है, 1 घंटा भी नहीं हुआ। काश मैं वापस जा पाता, उसे बचा पाता।